नमस्कार, मार्केट रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवांशी आशर और आखिरी 2 घंटे में आज किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्या सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं और कहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकते हैं, क्या है उम्मीदें और आज की ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे, इन सब पर एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर कर लेते हैं आज की 5 बड़ी बातों पर। सबसे पहले आप देखिए, हफ्ते की जो शुरुआत हुई है वो काफी कमजोरी के साथ हुई है। सारे इंडाइसेस लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए निफ्टी करीब 300 अंक टूटकर 14,600 के लेवल्स के नीचे फिसलता हुआ दिखा है। निफ्टी बैंक में 1200 अंकों की भारी गिरावट दिखी है। 32,600 के लेवल्स के करीब निफ्टी बैंक में कामकाज होता हुआ और साथ ही बैंक, रियल्टी और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली फिलहाल हावी होती हुई दिखी है। आईटी शेयर आज डिफेंसिव में आपने देखा कि थोड़ी सी खरीदारी है, आईटी शेयर्स उसमें शामिल है, फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी सी खरीदारी है, लेकिन आईटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा गेन्स हैं, करीब 1% तक की मजबूती के साथ कारोबार करते हुए। डाउ फ्यूचर्स या ग्लोबल मार्केट्स पर आप नजर कीजिए, हल्की सी तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखा है। डाउ फ्यूचर्स में 200 अंकों की तेजी 33,250 के लेवल्स के करीब यहाँ पे भी कामकाज होता हुआ दिखा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आज हमारे साथ शो पर ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करने के लिए रोहित सिंगड़े जुड़ चुके हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। रोहित, हाय, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आज बाजार पर अगर नजर करें तो हमने देखा है कि लोअर लेवल से हल्का सा बाउंस आने की कोशिश जरूर हो रही है। क्या आपको भी यही उम्मीद है कि लोअर लेवल से अब भी बाउंस आ सकता है? आखिरी 2 घंटे में रिकवरी आने के संकेत हैं और सपोर्ट लेवल्स इंडाइसिस के लिए क्या बन रहे हैं? गुड आफ्टरनून देवांशी, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक वापस हम लोग थोड़ा पुल बैक एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। देवांशी, काफी स्ट्रॉन्ग फॉल था, तो मुझे लग रहा है कि वी शेप रिकवरी की काफी ज्यादा हम लोग उम्मीद करके चल सकते हैं, बिकॉज जितना ज्यादा शार्प फॉल होता है उतने ज्यादा रिकवरी भी ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से नीचे से जो रिकवरी आ रही है वो कहीं ना कहीं एक वी शेप रिकवरी के लिए जो संदेशा दे रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया रिकवरी हम लोग को देखने को मिल सकती है। लॉन्ग्स को होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ जो इमीडिएट बेसिस पे जो मेरे टारगेट रहेंगे 14,680 के रहेंगे स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूं निफ्टी के अंदर। तो 14,680 तक मुझे लग रहा है कि एक बार पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है। कोई भी डिप अगर आता है तो वापस आपको खरीदारी करने की सलाह रहेगी। उस टाइम आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीब 15,500 के करीब रहेगा। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट जो हिसाब से वोलेटिलिटी है वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार पॉजिटिव की तरफ हम लोग निफ्टी जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 14,680 मेरा पहला टारगेट रहेगा, 14,750 मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। उसके लिए निफ्टी की खरीदारी करने की सलाह रहेगी। सेम देवांशी, मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक के अंदर भी काफी बढ़िया सपोर्ट से जो है पुल बैक हम लोग देख रहे हैं। अगर करंट लेवल्स होल्ड कर जाते हैं एक बार तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हम लोग को 33,000 के लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिकली मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, तो इंट्राडे के अंदर ही हम लोग को 33,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव बायस के साथ में आपको ट्रेड करना चाहिए निफ्टी बैंक दोनों में ही। ओके, तो फिलहाल ये राय इंडेक्स पर जरूर बन रही है। निफ्टी बैंक पर थोड़े से रिकवरी के संकेत जरूर बन रहे हैं लो लेवल से, लेकिन देखना होगा कि आखिर 2 घंटे में किस तरह से ट्रेड होता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन हम देख रहे हैं कि मेटल शेयरों में भी आज फोकस जरूर बना हुआ है और सेल लगातार फोकस में है। आज सेल क्यों फोकस में है, क्या है डिटेल्स, ये जानते हैं आशीष के पास। आशीष, बताइए क्या डिटेल्स है सेल पर? देवांशी, लगातार पॉजिटिव खबरें आ रही है स्टॉक के ऊपर। देखिए, कंपनी ने जो है अपनी प्रोडक्शन हाईलाइट जो है शेयर किया और अगर आप देखें तो पिछली तिमाही के मुकाबले जिनका उत्पादन इसमें 4% और बिक्री में 3% की बढ़त देखने को मिली। लेकिन ज्यादा पॉजिटिव बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो कंपनी ने अपने कर्ज में करीब 30% की कटौती की है। यानी बैलेंस शीट अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक की मजबूत होती जा रही है। देखिए, स्टॉक में खासियत है, लगातार हम आपको ये बात बता रहे कि जितने भी स्टील सेक्टर में एक बुल साइकिल देखने को मिल रही है, इनमें से सेल एक सबसे बड़ा कैंडिडेट हो सकता है इसको प्ले करने के लिए, क्योंकि कंपनी देखें तो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है। 9 कैप्टिव खदानें इनके पास, 37 मिलियन टन प्रति वर्ष की आयरन ओर की क्षमता है। ना कि सिर्फ कैप्टिव आयरन ओर माइंस है इनके पास सरप्लस है, यानी आयरन ओर की जो बिक्री है उसको भी ये फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप देखें तो स्टील की कीमतों में जब 1000 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी होती है तो जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं इसके ईपीएस के अनुमान में 17% की बढ़ोतरी करती है। लगातार 9 महीने से हम देख रहे हैं कि स्टील की कीमतों में एक तरफा तेजी देखी जा रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ से अपसाइड और विजिबल है, क्योंकि जो घरेलू कीमतें हैं वो अंतरराष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले अभी भी 11 से लेकर 17% के डिस्काउंट पर है, यानी प्राइस हाइक का जो हेडरूम है यहाँ से विजिबल है। अच्छी बात यह भी है कि FY20 में इनका क्षमता विस्तार प्लान पूरा हो गया था। FY9 में शुरुआत हुई थी तो लगभग 10 साल इनका केपेक्स चला था, अब केपेक्स खत्म हो चुका है, यानी इसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है इसका इस्तेमाल कर्ज घटाने में फर्दर कंपनी कर सकती है। डेट रिड्यूस होते हुए नजर आएगा, जिसके चलते आप देखेंगे कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है
और मजबूत होती हुई नजर आएगी। देखिए, सबसे बेहतरीन बात यह है कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको स्टॉक की वैल्यूएशन बेहद आकर्षक नजर आएंगी, क्योंकि दिग्गज कंपनी टाटा स्टील, जिंदल स्टील के मुकाबले अगर आप देखें तो वैल्यूएशन 25 से 30% के डिस्काउंट पर है। 2004-2008 के दौरान हमने देखा था कि मेटल्स में एक अप ट्रेंड देखा गया था, एक बुल साइकिल देखी गई थी, और उसके कंपैरिजन में अगर आप फिलहाल देखें तो वैल्यूएशंस बहुत चीप है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, मौजूदा भाव पर इतनी बढ़िया तेजी के बाद भी स्टॉक आपको सिर्फ 0.6 मार्केट कैप टू सेल्स पर मिल रहा है, 0.85 प्राइस टू बुक है। यानी ये दर्शाता है कि स्टॉक में इतनी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अपसाइड अभी भी बाकी है। ओके, तो आप देखिए फिलहाल हर लेवल से आकर्षक जरूर बन रहा है सेल, और फंडामेंटल्स में काफ़ी सुधार देखने मिला, और आज भी जिस तरह से बिजनेस अपडेट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो सेल आप देख रहे हैं लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी जरूर आ चुकी है, 87 के लेवल्स के आसपास आज भी ट्रेड कर रहा है, करीब 3.5% तक की मजबूती के साथ। रोहित, सेल पर चार्ट्स किस तरह से सजेस्ट करें, क्या इन लेवल्स पर भी एंट्री करनी चाहिए, क्या टारगेट्स होंगे? देवांशी, देखिए चार्ट काफी बेहतर है। इसके अंदर अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो कप एंड हैंडल एक पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है, जो कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है टेक्निकली, जिसका जो ब्रेकआउट था करीब करीब 80-81 के करीब करीब था, वहां से थोड़ा ऊपर चले गया है स्टॉक। बट मुझे लग रहा है कि इसके जो टारगेट्स है वो कहीं 100-110 रुपए के करीब करीब निकल कर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहां तक का अभी अपसाइड बाकी है। तो बिल्कुल कोई भी डिप आती है या करंट लेवल्स पर आप धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करें स्टॉक्स को, एक बार 100-110 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है, फ्रेश बाय करने की भी सलाह है। डिप में ज्यादा मिले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है कि 77 का रहेगा। पोजिशनल लिहाज पे अगर मैं बात करूं तो आपको 70 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, ओवरऑल टारगेट 110 रुपए के रहेंगे। ओके, तो सेल पर फिलहाल ये राय निकलती हुई दिख रही है, और सेल आप देखिए लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी आई है, और अभी भी और ज्यादा गेन्स आने की उम्मीद इस स्टॉक पर जरूर बने हुए है। ओवरऑल मेटल स्टॉक्स पर भी हमने देखा है कि अच्छे गेन्स अब तक हमने इस सेक्टर में देखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोरोना मामलों के रिकॉर्ड उछाल के चलते महाराष्ट्र में जो सख्ती आई है उसके चलते कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर असर देखने मिलेगी, ये सब डिटेल्स लेके हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून देवांशी। देखिए जाहिर सी बात है कि सख्ती देखने मिली है तो उसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल इकोनॉमी पे होगा, ओवरऑल सेक्टर्स जितने सारे हैं सब पे होते हुए दिखाई देगा। 30 अप्रैल तक ये सख्ती जो है वो लागू रहेगी। वीकडेज पे तो पार्शियल लॉकडाउन है, वीकेंड्स पे तो आपके लिए पूरे तरह से लॉकडाउन रहने वाला है। राज्य में सिनेमाघर, मॉल, रेस्टोरेंट जो है वो पूरी तरह से बंद रहने वाले हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स के पार्सल की सुविधा जो है वो हालांकि जारी रहेगी। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा, तो देखिए मॉल्स बंद है, सिनेमाघर बंद है, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर किसी पे होगा तो सिनेमा कंपनियों पे ही होगा, और पीवीआर और आयनस लेजर इन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। वैसे भी वेस्टर्न इंडिया से इन कंपनी का 30 से 40% के आसपास के रेवेन्यू जो वो आते हैं, और खासकर महाराष्ट्र में जो है इनका फोकस काफ़ी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 20-25% के आसपास के रेवेन्यू जो है वो केवल महाराष्ट्र से इन कंपनियों के आते हैं। इसके अलावा रिटेल कंपनियों पर भी इसका असर पड़ेगा, जैसे कि शॉपर स्टॉप है, ट्रेंड जैसे है कंपनियां हैं, उनके कुल रेवेन्यूज़ में से मुंबई से ही करीब 10% के आसपास के स्टोर जो है इनके मुंबई में है केवल। तो आप सोचिए पूरे महाराष्ट्र में कितने होंगे और कितना बड़ा इंपैक्ट इन कंपनियों पे होगा। रेस्टोरेंट्स पे भी इसका काफ़ी बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि आप देख लीजिए मैकडोनल्ड्स जो कि वेस्टलाइट डेवलपमेंट है उसके 40% से ज़्यादा स्टोर्स जो है वो महाराष्ट्र में है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट 40% से ज़्यादा स्टोर्स इस कंपनी के भी महाराष्ट्र में है। ये तो महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। खासकर जुबिलेंट फूड करीब 20% के आसपास के स्टोर्स जो है इस कंपनी के महाराष्ट्र में है। तो इन कंपनीज पे भी इसका गहरा असर दिखाई देगा। इसके अलावा होटल कंपनीज आप ले लीजिए, इंडियन होटल्स, कामत होटल्स, EIH, एविएशन कंपनीज, तो तमाम वो कंपनीज है जिन पे इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये जो कंपनियां मैंने आपको बताई, सिनेमाघर, खासकर रिटेल कंपनियां और रेस्टोरेंट्स जो है उन पे इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इनका जो काफ़ी बड़ा आय का हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र से आता है। बिल्कुल, तो आप देखिए महाराष्ट्र काफ़ी एक अहम राज्य है जहां से बहुत ज़्यादा आय में कंट्रीब्यूशन होता है इन सब स्टॉक्स का। आप देखिए जुबिलेंट फूड, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। PVR, आइनॉक्स ऑलरेडी आप स्टॉक में इम्पैक्ट देख रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा कितना रिएक्शन आ सकता है? रोहित बताइए, PVR, आइनॉक्स दोनों ही स्टॉक में आज करीब 5 से 6% तक की गिरावट है, क्या करना चाहिए स्टॉक्स पर?
देवांशी देखिए, पहले तो अवॉइड करने की सलाह है। चार्ट स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जो जो खबरें निकल कर आ रही है, मुझे लग रहा है कि वो हिसाब से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। मैं लेवल्स की अगर बात करूं तो नीचे की तरफ काफी बढ़िया सपोर्ट जो है करीब करीब 1100 के करीब करीब है। तो मुझे लग रहा है कि पीवीआर को अगर किसी को अकोमोडेट करना है तो 1100 के लेवल के करीब करीब आप बाय करके चल सकते हैं। उस टाइम आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 1050 का रहेगा, फिर वहां से हम लोग एक रैली अच्छे देखने को मिल सकती है। बट करंट लेवल्स पर मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा अवॉइड करके चलना चाहिए। डिप्स में हम लोग एक बार वापस रिव्यू करेंगे स्टॉक को, जैसे कि मैंने बताया 1100 के करीब करीब सपोर्ट है, वहां पर एक बार हम लोग रिव्यू करेंगे। बट एज ऑफ नाउ करंट लेवल्स पर अवॉइड करने की सलाह देवांशी। ओके, तो फिलहाल अवॉइड करने की राय दोनों आइनॉक्स लीजिए और पीवीआर पर बन रही है। पीवीआर ऑलरेडी 6% नीचे है, 1100 पर सपोर्ट बन रहा है। फिलहाल 1163 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स हैं जिस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और एक और सेक्टर है आज जो फोकस में है, वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर की बिक्री के आंकड़े आए थे मार्च महीने के, और वो कैसे रहे, क्या है पूरी डिटेल्स, ये भी वरुण से जानते हैं। वरुण बताइए। नंबर्स तो अच्छे, और अगर ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे ही दिखाई देंगे, लेकिन मंथ ऑन मंथ भी नंबर जो है वो काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री देखने मिल रहे हैं। और देखिए, ट्रैक्टर सेगमेंट की बिक्री जो है वो मजबूत रही है, ब्याज दर में कमी का जो फायदा है वो यहाँ पे मिला है। OEM सेगमेंट जो है इसकी कमेंट्री जो है वो काफ़ी पॉजिटिव निकल के आई है। सेगमेंट बाय सेगमेंट अगर हम देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स में M&M और टाटा मोटर्स यहाँ नंबर्स अच्छे हैं। M&M बेहतर है, टाटा मोटर्स उम्मीद के मुताबिक है, करीब 8.9% की बढ़ोतरी देखने मिली है, लेकिन मारुति उम्मीद से थोड़े कमज़ोर रहे हैं। CV सेगमेंट देखिए, यहाँ सबसे अच्छा सरप्राइज देखने मिला है। अशोक लेलैंड अनुमान से बेहतर है, 16,000 का अनुमान था, 17,231 आया है इनकी बिक्री का आंकड़ा। 10 महीने के सबसे ऊंचाई पे इस कंपनी के बिक्री के आंकड़े आए हैं। टाटा मोटर्स जैसा अनुमान लगाया था वैसे ही है। M&M को देख लीजिए, डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल्स में करीब 86% मंथ ऑन मंथ जंप देखने मिला। हालांकि आयशा मोटर्स जो है वहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं, मंथ ऑन मंथ जो कमर्शियल व्हीकल्स के हैं वो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बाइक के आंकड़े हैं वो कमज़ोर है, आगे आपको बताऊंगा। SML इसूज़ू यहाँ भी आंकड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। ट्रैक्टर, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि नंबर्स यहाँ पे काफ़ी बेहतर है। ट्रैक्टर बिक्री M&M 10% का उछाल देखने मिला, 30,000 का अनुमान था, 30,970 यूनिट कंपनी ने बेचे हैं। और एस्कॉर्ट्स में भी यही देखने मिला, करीब 9.9% के आसपास का उछाल। और टू व्हीलर ने भी यहाँ सरप्राइज किया, खासकर हीरो मोटो देखिए 14% के आसपास की मंथ ऑन मंथ बढ़ोतरी देखने मिली है। वहीं TVS मोटर्स ये भी इनलाइन थे 8% की बढ़ोतरी के साथ। बजाज ऑटो यहाँ भी अच्छा था, हालांकि अनुमान था गिरेगा, थोड़ा बहुत गिरे हैं नंबर्स, तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन हाँ, आयशा मोटर्स ने थोड़ा नेगेटिवली सरप्राइज किया, क्योंकि ये नंबर्स अनुमान से काफ़ी कमज़ोर है। 5.2% की गिरावट आई, 75,000 के आसपास यूनिट का हमने अनुमान लगाया था, 66,000 यूनिट के आसपास कंपनी ने बेचे। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जो हाई एंड या फिर प्रीमियम गाड़ियां हैं शायद वो बिकने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन बाकी एंट्री लेवल गाड़ियां कम से कम बिक रही है। ये नंबर्स तो एटलीस्ट यही कह रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देखिए एंट्री लेवल गाड़ियां बिक रही हैं, साथ ही रूरल स्पेस में हमने देखा अच्छी ग्रोथ इस बार दिखी है। और ट्रैक्टर सेगमेंट में भी इस बार जो एग्रीकल्चरल सेगमेंट है यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ हमें इस बार देखने मिली है। मंथ ऑन मंथ जो नंबर्स हैं वहाँ पे अच्छे हैं, सालाना आधार पर छोटा बेस था, इसी के चलते आपको नंबर्स थोड़े से बेहतर देखने मिले सारी कंपनीज के। लेकिन ऑटो कंपनीज की अगर बात करें रोहित, कोई कंपनी है जो फिलहाल आपको पसंद है, कोई स्टॉक है जहाँ पे अभी फिलहाल इन लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है करेक्शन पर? बिल्कुल देवांशी, मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड पर आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। इंट्राडे के चार्ट्स पर एक डबल बॉटम ब्रेकआउट हम लोग को थर्सडे के सेशन में देखने को मिला था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी पैटर्न इंटैक्ट है, यहाँ पर आपको अकोमोडेट करके चलना चाहिए। करंट लेवल्स पर भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 107 का रहेगा, और मुझे लग रहा है कि 107 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसमें दमखम है ऊपर की तरफ 125 रुपए तक का जाने का। मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड को आपको पिक करके चलना चाहिए पर्टिकुलर स्पेस के अंदर। ओके, तो आप देखिए अशोक लीलैंड ये स्टॉक है जहां पे आपको गेन्स देखने मिल सकते हैं। और अशोक लीलैंड जो बिक्री के आंकड़े आए हैं वो करीब 10 महीने की ऊंचाई पर है, तो गेन्स अच्छे दिख रहे हैं आपको अशोक लीलैंड पर। इन लेवल्स पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ट्रैक्टर सेगमेंट काफी पॉजिटिव रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स हैं जिस पर आज चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आज IT स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, और इसके अलावा जहाँ पे गेन्स बन रहे हैं
वो है जितने भी डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं जैसे कि डॉक्टर लाल है, थायरोकेयर है, इन सारे स्टॉक्स में आज करीब 4% से लेकर 6% तक की मजबूती है। रोहित, डॉक्टर लाल, पैथलैब और थायरोकेयर ये दोनों में अच्छे गेन्स है। आज मेट्रोपोलिस भी काफ़ी अच्छे गेन्स बता रहा है, लेकिन वॉल्यूम वाइज आप बताइए मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल क्या करना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स पर? और देवांशी काफी बढ़िया रैली हम लोग को डॉक्टर लाल पैथ के अंदर देखने को मिली है। मुझे लग रहा है कि अभी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। 2850 2800 एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा दे डॉक्टर लाल पैथ के अंदर, और एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि एक बार वापस हम लोग 3000-3100 के भी लेवल जो हिसाब से निकल रहा है स्टॉक, वहां तक हम लोग देख सकते हैं। और रही मेट्रोपोलिस की बात, मेट्रोपोलिस के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है देवांशी 2300 का। 2300 के ऊपर यहाँ पर भी आपको रिकमेंडेशन रहेगी बाय करने की। 2300 के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव हम लोग मेट्रोपोलिस के अंदर देख सकते हैं। फिर ऊपर की तरफ 2500-2600 की हम लोग बात करेंगे। 2300 रुपए के ऊपर निकलता है तो एक बार खरीदारी करने की सलाह है। ओके, 2300 के लेवल्स के ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट आ सकता है और वहां पे खरीदारी करने की राय डॉक्टर लाल पैथलैब पर बन रही है। लेकिन तीनों स्टॉक्स में आज अच्छे गेन्स है। इसके अलावा अदानी ग्रुप है जहां पे अच्छी तेजी है, और आईटी स्टॉक्स आज काफी बस कर रहे हैं मार्केट में। चलिए रोहित, ये बताइए कि आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, क्या है ट्रेडिंग आइडियाज आपकी तरफ से? बिल्कुल देवांशी, पहला जो मेरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा इन्फोसिस। जैसे कि हम लोग को दिख रहा है आईटी के अंदर काफी अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। इन्फोसिस के अंदर भी एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हम लोग को डेली चार्ट्स पर देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक अगेन 1350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से एक बार 1500 तक के भी लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो इन्फोसिस के अंदर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। सेकेंड स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। बीएल के अंदर भी हम लोग को एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला है आवरली चार्ट्स पर। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स अगर होल्ड कर जाते हैं तो यहाँ से भी एक काफी अच्छा ट्रैक्शन हम लोग को बीएल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 135-140 के टारगेट्स के लिए आपको बीएल के अंदर भी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा बीएल के अंदर वो रहेगा आपका 124 का। तो इन्फोसिस और बीएल ये दो मेरे पिक रहेंगे देवांशी। ओके, तो ये दो स्टॉक्स हैं जहां पे आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। रोहित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए और इन स्टॉक्स पर सलाह और राय देने के लिए। चलिए, इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, थोड़ी देर में आपके साथ दीपांशु और अनिल सिंह भी जुड़ेंगे।